नमस्कार प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के विषय में बताया है। उसके विषय में सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। प्रश्नों की क्लास अभी बाकी है। आज मैं आप लोगों को समचतुर्भुज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन समचतुर्भुज पढ़ने के लिए समांतर चतुर्भुज का अध्ययन कर लेना एक तरीके से आवश्यक है। आप उसको जरूर देखें और उसके बाद मेरे साथ ये पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मैं समचतुर्भुज आपको तुलनात्मक रूप से ही पढ़ाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन कही थी कि समांतर चतुर्भुजों को आप आयत का जनक कह सकते हैं। साथ ही अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, समांतर चतुर्भुजों को आप समचतुर्भुज का जनक भी कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया उसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। यहां आप क्या बात करेंगे, बाकी सारे नियम इसके समांतर चतुर्भुज से मिलते होंगे। बस एक दो जगह ये उससे थोड़ा डिफरेंस रखेगा। वो कौन सी जगह है ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहली बात, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की तरह ही, पर चारों भुजाएं समान होती हैं, वे समचतुर्भुज कहलाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती है, पर साथ ही चारों भुजाएं समान भी होती हैं। अगर ये ए है तो फिर ये भी ए है, यहां भी ए कहेंगे और ये भी क्या होगी, ए ही होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। अच्छा, अगर इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता तो इसको हम लोग वर्ग कह देते, और कोणों का कोई प्रतिबंध नहीं रखा तो फिर उसको हम लोग समचतुर्भुज बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब आराम से मेरी बात सुनिएगा। पिछली क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने विकर्ण से संबंधित बातें की थी, तो तुलनात्मक रूप से यहां भी मैं आपको विकर्ण के बारे में समझाना चाहता हूं। अब आराम से एक एक तथ्य सुनते जाइए। देखिए, इस समचतुर्भुज में आप दो विकर्ण खींच सकते हैं। एक विकर्ण ये रहा, इसको मैं बोल देता हूं ये D1 है, और एक विकर्ण ये रहा, इसको मैं बोल देता हूं ये D2 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, नंबर 1, कि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं होता है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा पहला फर्क तो आपने देखा, समांतर चतुर्भुज से यहां क्या बदलाव आया, ये कि उसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर हो रही थी, इसमें चारों भुजा बराबर हो रही है। और दूसरा फर्क मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि वहां आपने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बस। और यहां मैं क्या बोल रहा हूं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो हिस्सा है ये D1/2 जरूर है, ये भी मतलब D1 दो बराबर भागों में बट गया, ऐसे D2/2 और ये D2/2 जरूर है। ये तो कल भी हो रहा था सर, पर कल ये नहीं हो रहा था कि यहां जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा। ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजन करते हैं, लंब समद्विभाजन करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में तो बांटते ही है, साथ ही समकोण भी बनाते हैं। तीसरा, समान नियम उसी की तरह एक विकर्ण समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर आप एक विकर्ण खींचोगे तो वो दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये एक समचतुर्भुज है मान लीजिए, और आपने ये एक विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण क्या करेगा, इसको दो बराबर, सर्वांग समता से आपको दिख रहा होगा, ये दोनों भुजाएं तो बराबर है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हाफ ऑफ द एरिया उधर हो गया और आधा इधर हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक विकर्ण दो भागों में बांट देता है। नंबर 4, दोनों विकर्ण
इसे 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो बेटा यहां से आप क्या बात करेंगे, अगर आप ये विकर्ण भी खींच देंगे तो ये 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 हो जाना है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये नियम तो आपने समांतर चतुर्भुज में भी बताए थे। तो मैं दोबारा बोलूंगा, जितने नियम समांतर चतुर्भुज के हैं वे सारे नियम समचतुर्भुज के भी हैं। बस इसमें कुछ एक अतिरिक्त बातें आपको जाननी है, तो वो मैंने यहां हाईलाइट कर दिया। एक तो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, और समचतुर्भुज के जो भी प्रश्न बनेंगे ना मुख्यतः वो लंब समद्विभाजन के इर्द गिर्द ही बनेंगे, जो मैं अभी आगे थोड़ी देर में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, पहली चर्चा हम लोगों ने कर ली इसके विकिरणों के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस अध्ययन को। अभी तक मैंने आपको बताया कि इसके विकिरण समान नहीं होते हैं परंतु लंब समद्विभाजन करते हैं। एक विकर्ण इसको 2 भागों में बांट देता है और दोनों विकर्ण इसको 4 बराबर भागों में बांट देता है। अब हम लोग उससे आगे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, कल फिर हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा इसके कोण का, इसके कोण से रिलेटेड। तो बेटा कल आपने क्या नियम पढ़ा था, नंबर 1 सम्मुख कोण समान होते हैं। यहां भी वही नियम रहेगा, एक तरीके से आप उसका रिवाइज ही कर रहे हैं। सम्मुख कोण समान क्यों होंगे बेटा, सम्मुख कोण समान इसलिए होंगे कि ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज हो गए, तो ये कोण उस कोण के बराबर होना ही है। और अगर मैं ये खींचूं तो ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज हो गए, तो ये कोण उसके बराबर हो गया। तो सम्मुख कोण निश्चित रूप से बराबर होंगे। और नंबर 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका दूसरा नियम रहा। आसन्न कोण मतलब समीपस्थ कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। या फिर जैसे मैं अगर इन कोणों को नाम दे दूं अलग अलग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप बोलोगे ए और बी का योग भी 180 होगा, बी और सी का योग भी 180 होगा, सी और डी का योग भी 180 होगा, और ए और डी का योग भी 180 होगा। कारण क्या रहेगा, कारण ये रहेगा कि बेटा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं को ये त्रियक छेदी रेखा काट रही है, तो क्या जो दोनों अंतः कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल होगा। समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके कोण से संबंधित बस ये इतनी सी ही बात है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। अलग क्या होगा वो देखते जाइए आप। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम लोगों ने बात की थी क्षेत्रफल से जुड़ी हुई चर्चा की थी। तो यहां क्षेत्रफल के संबंध में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसकी तो सारी भुजा बराबर ही है ना, इसकी सारी भुजा बराबर है। इस विकर्ण को मैं D1 और इस विकर्ण को मैं D2 बोल दे रहा हूं। तो क्षेत्रफल का एक सूत्र तो आप लोगों ने वहां पढ़ा था, जैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आधार गुणा ऊंचाई से कर दूं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से गुणा करूं, जो आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा। तो पहला सूत्र तो यही है कि अगर आपके पास आधार है, आधार यहां ए ही है और ऊंचाई है, ऊंचाई कोई भी गिवन हो सकती है, तो आधार गुणा ऊंचाई। सर ये तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र था। एज आई सेड, समांतर चतुर्भुज के सारे सूत्र आप यहां काम में ले सकते हैं। तो आधार गुणा ऊंचाई भी इसके लिए सूत्र लग सकता है अगर आपके पास आधार और ऊंचाई उपलब्ध है तो। दूसरा मैंने वहां आपको बताया था कि अगर दो भुजाएं, समीपस्थ भुजाएं आपके पास हैं तो उनके बीच के कोण को साइन के साथ अगर लिख दे तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां भी समीपस्थ भुजाएं है ना आपके पास, समीपस्थ भुजाएं a गुणा a और उन्हीं के बीच का कोण साइन थीटा। मान लीजिए कि ये थीटा है, मान लीजिए कि ये थीटा है, तो आप बोलेंगे a गुणा a साइन थीटा या a स्क्वायर साइन थीटा। तो ये भी इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। और तीसरा
तीसरा आप बोल सकते हैं कि विकिरणों के बारे में, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इनके बीच का जो कोण है वो तो आपको पता है कि हमेशा ही 90 डिग्री होता है, तो sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 D1 D2। ये आपके फॉर्मूला हो गया। हिंदी में बच्चे यही सूत्र याद रखते हैं समचतुर्भुज के लिए, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो कल आप लोगों ने 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल लिखने के बाद उसके आगे साइन थीटा लिखा था, क्योंकि उसका यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, उसमें निश्चित नहीं होती है ये बात, यहाँ फिक्स होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया। तो इसके क्षेत्रफल का मूल सूत्र ये हो गया 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब एक बार आराम से मेरी बात समझ लीजिए, इसके क्षेत्रफल में आप आधार गुणा ऊंचाई काम में ले सकते हैं, समीपस्थ भुजाओं का गुणनफल और उन्हीं के बीच का कोण साइन के साथ लिख सकते हैं। अच्छा, 1/2 गुणा D1 गुणा D2 और गुणा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 बातें मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, प्रश्नों में मैं इन चीजों को और समझा दूंगा, आप अपनी कॉपी में अच्छे नोट्स बनाइए। समांतर चतुर्भुज मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, अब समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, चौथी बात करते हैं, और ये सबसे प्रमुख बात है, अभी जो आप चर्चा करने जा रहे हैं सबसे प्रमुख बात है। क्या लंब समद्विभाजन से क्या होगा? फिर वो जो मैं कह रहा था ना कि इसी से जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, तो लंब समद्विभाजन से क्या होगा थोड़ा समझिएगा। मैंने ऐसे बोला कि ये D1 है, ये D2 है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने बोला कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो क्या ये D1/2 और क्या ये D2/2 हो गया क्या? बताइए, हो गया क्या? और आप जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं आपको सारी चर्चा बस इस एक चित्र में करना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस एक चित्र में मैं आपसे सारी चर्चा करना चाह रहा हूं, इस एक चित्र में मैं आपसे सारी चर्चा करना चाह रहा हूं। क्या कि आपके पास आधार है, लंब है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चित्र ऐसा ही बनाइएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा दिख जाती है ये चीज कि क्या ज्ञात करना है। तो बेटा इस त्रिभुज का कर्ण तो कौन हो गया? ए, भुजा मतलब, समझ रहे? एक विकर्ण का आधा आधार हो गया और एक विकर्ण का आधा लंब हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें वो कह सकता है। इस पर आधारित एक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः, एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, एवं 10 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1, क्षेत्रफल क्या होगा, और नंबर 2, परिमाप क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो बेटा आराम से सुनिए, समचतुर्भुज में ये जो लंब समद्विभाजन का नियम है, यही समांतर चतुर्भुज से इसको अलग बनाता है। इसको थोड़ा आराम से देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज में नहीं किए थे। ये थोड़ा यहां देखिए, जैसे मैंने ये एक समचतुर्भुज बनाया, थोड़ा गंदा बनाया पर काम चलाइए इसी में। इसने कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो बेटा ये तो 24 सेंटीमीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर है। क्या ये समद्विभाजित करते हैं? तो ये 5 और 5 और ये 12 और 12 हो गया। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये समकोण है। समकोण है तो केवल इस ऊपर वाले चित्र में ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताइए क्या इसमें कर्ण ज्ञात करना आप लोगों को आता है क्या? तो आप बोलेंगे बेटा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल क्या हो गया? 13। तो इसकी भुजा कितनी हो गई बताइए? 13 हो गई। ठीक है,
अब इसने एक तो पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण कितना है बेटा 24 और दूसरा विकर्ण कितना है 10। तो आप बोलेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया है इसका क्षेत्रफल। और दूसरा इसने पूछा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप ज्ञात कीजिए तो क्या एक भुजा 13 है तो सारी भुजा 13 13 करके 4 भुजाएं होंगी, तो 4 गुणा 13, क्या इसका परिमाप 52 होगा क्या। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि चित्र इस तरह का बनाया करें, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे तो आप आराम से उत्तर दे देंगे। आइए इस तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं। नंबर 2, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, एक प्रश्न तो ये बन गया। और नंबर 2, क्षेत्रफल क्या होगा, एक प्रश्न ये बन गया। तो बेटा समचतुर्भुज का चित्र बना लेंगे पहले। इसने बोला समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए क्या प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई है क्या। क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर होती है तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई है। अब एक विकर्ण जो है इसका वो 16 सेंटीमीटर है, तो बांटेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप केवल इस त्रिभुज में देखिए, केवल इस त्रिभुज में देखिए। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो आप बोलेंगे √10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64। हल करेंगे तो आप बोलेंगे √36, √36 मतलब 6। तो क्या ये विकर्ण आपके पास 6 आ गया है क्या। और ये 6 आ गया है तो आधा हिस्सा इधर है, तो ये दूसरा हिस्सा भी 6 आ गया। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 और 6 कितने सेंटीमीटर हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो एक उत्तर तो आपका ये आ गया है। और दूसरा आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा 12 गुणा 16। तो यहां से इसको हल करेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजन वह बिंदु है जो समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज से भिन्न बना देता है। ठीक है, केवल लंब समद्विभाजन के बिंदु पर ही इसके प्रश्न थोड़े अलग बनते हैं, बाकी बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की तरह के ही बनते हैं। अब यहां से आप लोग संक्षेप में एक बार कुछ और विशेषताएं देख लीजिए जो हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ ली है, पर वे यहां भी लागू होती हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण क्रम से d1 और d2 है। मान लीजिए मैंने ये कह दिया, तो आप लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मतलब दोनों विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के योग का दुगना होता है। आपने वहां ये जाना था। इसके बारे में आप लोगों ने बात की थी समांतर चतुर्भुज में। पर यहां तो b स्क्वायर जैसा कुछ है ही नहीं, इसकी तो प्रत्येक भुजा a ही है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 a स्क्वायर और b की जगह भी a स्क्वायर, इसकी तो दोनों भुजाएं a है ना। तो आप यहां से बोलेंगे कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, यहां आप बोलेंगे 2a स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको आप सीधा भी प्रूव कर सकते थे। एक तो आप ये याद रखिए कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के चौगुने के बराबर होता है, आप ये याद रखिए। दूसरा आप इसको यहां भी प्रूव कर सकते थे। आप जानते हैं कि ये d1/2 होगा और आप जानते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा d2/2 होगा। और इसको मैं एक बार a बोल देता हूं, तो क्या यहाँ d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया बेटा मैंने,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये होगा d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 इजे स्क्वायर। तो यहां से ये जो 4 है ये इसके पास आ जाएगा। तो यही तो आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि विकिरणों के वर्गों का योग, पहला विकिरण है आपका d1, दूसरा है d2, तो विकिरणों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के चौगुने के बराबर होता है। तो अगर आपको दोनों विकिरण देकर भुजा पूछी जाए तो हालांकि इससे जो भी परिणाम निकल कर आएंगे आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से पाइथागोरस प्रमेय कोई काम में लेकर भी कर सकते हैं। तो ये केवल इसीलिए बताया गया है आपको कि समांतर चतुर्भुज में इस तरह का संबंध था, समचतुर्भुज में वो संबंध क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं और उसके साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो खुद को सुरक्षित रखें। देखिए, एक समचतुर्भुज के अंदर अगर कहीं कोई बिंदु है, जैसे मैंने बोला ये ए है मान लेते हैं, या मैंने बोला ये ओ है ये मान लेते हैं, और इसको अगर शीर्षों से मिला दें, तो 4 हिस्से बन जाएंगे, A1 A2 A3 A4। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि A1 प्लस A1 और A3 का योग हमेशा किसके बराबर होगा? A2 और A4 के बराबर होगा। तो बेटा ये नियम वैसे भी सब जगह आप लगा सकते हैं, ये आयत में भी लगेगा, वर्ग में भी, समांतर चतुर्भुज में भी और समचतुर्भुज में भी। तो इन चारों में ही आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। संक्षेप में मैंने आपको यहां बता दिया है। इससे पहले समांतर चतुर्भुज में मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया था। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। अगली क्लास में हम लोग समलंब चतुर्भुज के साथ मिलेंगे और उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते हुए अभ्यास प्रश्नों का रुख करेंगे। मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद।